बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर्स के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला की अता करदा एक नेमत है और इसमें जब झूठ, फ्रेब, मक्कारी, अय्यारी, तकब्बर, गुरूर और इन चीज़ों का जब हम एक इसमें मिलावट करते हैं तो ये एक बदनुमा चीज़ बन जाती है। उसी तरह जिस तरह के सियासत, हम हमेशा से इस बात को देखते चले आए हैं कि सियासत में जो है खिदमत का जज्बा, लोगों के मसाइल कम करने का जज्बा, लोगों की वेलफेयर का जज्बा अगर उसमें नहीं रह जाता तो वो भी बदनुमा चीज़ बन जाती है। कुछ अरसा से हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, हमारे लीडरान जितने भी हैं मुख्तलिफ जमातों के, वो एक दूसरे के ऊपर भरपूर किस्म की दुश्मनान तराजी और जनाब उनके ऊपर इल्ज़ामात और इस तरह की रवैये रखे हुए हैं कि जिसको कहते हैं अदम बर्दाश्त का रवैया, और वही हमारी नई नस्लों में फ्लोट कर रहा है। यानी आगे वही अपना एक दूसरे के साथ दुश्मनियाँ, यानी सियासी दुश्मनी को ज़ाती दुश्मनियों में बदल दिया गया है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लड़ाइयाँ हैं। इवन आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी आप देख लें या सोशल मीडिया पे आम आवाम को भी देख लें, वो कोई भी शख्स, हमने तो ये सुना था, हदीस पाक है कि ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रीत डाली है वो ये है कि ये भी देखो कि कौन कह रहा है। कोई अच्छा भी कह रहा है, अगर वो हम में से नहीं है तो उसको एक लाइक भी नहीं देनी, और ये जज्बा इनका जारी उसारी है। और ये जो रवैये हैं ये कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं, एक दूसरे की दुश्मनान तराजी करना और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना और फिर कहके के साथ बेपर की उड़ा देना कि ये तो मुझे मेरे कान में किसी ने कहा था, इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है और आज मैं इन मौज़ूआत के ऊपर बात करूंगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, कर्नल जाफ़र अब्बास साहब। मैं ज़रूर तारफ़ करवाता हूँ, यासर अब्बास शहीद के फादर भी हैं, लेकिन आज मुझे इन्होंने ज्वाइन किया तजियाकार के तौर पे। वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा फ़रहत खालिद साहिबा, PTI की सरगर्म रुकन हैं और सीनियर रहनुमा हैं। इन्होंने भी बड़ी खिदमत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे तीसरे गेस्ट जनाब आसिफ बाजवा साहब, पेशे से कानूनदान हैं लेकिन बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पार्लियामेंटेरियन, हमारे दोस्त, और इनका एक बड़ा ही वकार वाली सियासत करते हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में जनाब बाजवा साहब को। आगाज करते हैं जी हम बाजवा साहब से प्रोग्राम का। आसिफ बाजवा साहब, मुझे बताइए कि संबड़ियाल के इलेक्शन से बात करने की बजाय मैं आगाज आपसे ये करूंगा कि ये जो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त गंद है, एक दूसरे के ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगा के फिर सबूत भी फराहम ना करना, ये मुझे बताइए कि ये रीत कब चली और कहां से चली और अब इसका अंजाम क्या होगा? रहीम शमसी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है कि जो बात आपने फरमाई है, जो क्वेश्चन रेज किया है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा इस वक्त हम लोग इसका शिकार हैं। और हम लोग से मुराद ये है कि तमाम पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं जो एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी करते हैं, देखें ये एक रवायत है पार्लियामेंट्री सिस्टम की कि इसमें अपोजिशन जो है वो अपना किरदार अदा करती है और गवर्नमेंट जो है वो अपना किरदार अदा करती है, और ये होना भी चाहिए। अगर आप मुस्बत तनकीद करेंगे तो यकीनन उसके नतायज जो है बेहतर तरीके से आएंगे। बात तो हम करते हैं जब टॉक शोज में बैठते हैं या हमारी लीडरशिप है वो कहती है कि जी आप क्या बात करते हैं, यूके में मैं इतनी देर रहा हूँ, लंदन में तो ऐसा होता रहा है, अमेरिका में ऐसा होता है। तो जिस तरीके से लंदन में होता है, जिस तरीके से अमेरिका में होता है, अगर हम उन्हीं की तकलीद कर लें, अगर हमने अपने अबावजदाद को, हमने अपने इस्लामी इस्लाफ को छोड़ दिया है, तो जिनकी आप मिसाल देते हैं हम उनको ही फॉलो कर लें तो फिर भी हम
हमें लोग कहेंगे कि ये बड़े वेल मैनर्ड और पॉलिश्ड लोग हैं। दुरुस्त बात। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बदकिस्मती ये है कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि जब बानी पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो अपनी कैबिनेट की मीटिंग नहीं करते थे। वो अपने जो स्पोक्स पर्सन थे, जो लोग शाम को टीवी टॉक शो में बैठते थे, उनकी मीटिंग कॉल करते थे। और जो भी उनका जो वर्कर था, जिसको उन्होंने जिम्मेदारियां सौंपी हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, तो वो जितने किसी की बेइज्जती करता, जितनी बदतमीजी करता, जितनी तज़हीक किसी की को करता, उतना ही बड़ा वो लीडर होता, उतना वो बड़ा लीडर होता। और उसको ये कहा जाता, वो देखो ये मेरा शेर आ गया है। तो हालांकि शेर निशान जो है वो नवाज शरीफ का था। हाँ, लेकिन ये बातें, ये जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, ये तो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी वीडियो भी और उनके ये अल्फाज भी बहुत वायरल हुए। ठीक। तो मैं ये समझता हूँ ये बदकिस्मती है कि हमें इस तरीके का सबक दिया गया। और अच्छा बाजवा साहब, ये तो सिलसिला हम ये आज के प्रोग्राम में हम मौजू यही रखेंगे, लेकिन मुझे बताइए कि समड़याल की कैंपेन में आपका बड़ा हिस्सा है और आपका हल्का है, तो मुझे बताइए कि वहां जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं एक दिन बाद, मुझे बताइए उन इलेक्शन में क्या नताइज आप देख रहे हैं? देखें, मैं आपको ये अर्ज करूं कि जो मरहूम अरशद जवेद वड़ाई साहब थे, वो तीसरी मर्तबा इस सीट पे इलेक्ट हुए थे। ठीक। और तीनों दफा ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े स्ट्रांग कैंडिडेट थे, उनको शिकस्त दी, ब्रिगेडियर असलम गुमन के भाई। अच्छा। और उससे पहले भी उनको, और ये मुख्तलिफ औकात में उन्होंने ये सीट बड़े जोर शोर से और बड़ी खिदमत करके, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो बड़े वर्कर आदमी थे। अच्छा, उनकी जगह पे अब इलेक्शन कौन कंटेस्ट कर रहा है? अब उनकी बेटी हिना अरशद वड़ाई जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। अच्छा, हिना। और उनके बेटे नहीं थे, उनकी ये बेटियां हैं 2। और एक बेटी ये जो हिना अरशद वड़ाइच है, ये अब इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। इससे पहले भी वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सियालकोट की, जिला काउंसिल की वो इलेक्टेड चेयरपर्सन रही हैं। और 5 साल का उनका वहां पे एक्सपीरियंस है। फिर उनके वालिद साहब 3 दफा एमपीए मुंतखब हुए और वो बड़ी मंजी सियासतदान है, बड़ी तरबियत याफ्ता है, बड़ी वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड और वेल पॉलिश्ड। आप मुझे बताएं कि नतीजा क्या होगा वहां पे? नतीजा इंशाल्लाह हम बहुत बड़ी लीड के साथ वहां से जीतेंगे। कितनी लीड? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दोनों मैदान में है। तीसरा हमारी जो अच्छा ठीक है कैंडिडेट है वो मैदान में है। अच्छा, कितनी लीड आप समझते हैं? मेरा ख्याल है कि हम कम से कम, ये देखें सर, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये डिपेंड करता है कि रेट ऑफ जो है ना, जो वहां पे वो पोलिंग रेट ऑफ पोल होगा, ठीक है, जितने लोग वोट कास्ट करने आएंगे उस पर डिपेंड करता है। अगर पहले जितना लोगों ने वोट कास्ट किए 50+ से 58-55%, तो यकीनन 25,000 के लगभग लीड होगी मोहतरमा हिना अरशद वड़ाइच की इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैदान में फरद को शामिल कर लें। मैदान में पीटीआई की फरद खालिद साहबा हैं, उनको हम जरा शामिल कर लें प्रोग्राम में, फिर आगे बढ़ते हैं। जी फरद साहबा, आप ने सुना आसिफ बाजवा साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं समड़याल के हवाले से, बाकी गुफ्तगू हम बाद में करेंगे। ये जरा बताइए कि इनकी बात किस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि आप भी उस कैंपेन का हिस्सा हैं। जी बिल्कुल, जो समड़याल का इलेक्शन हो रहा है, तो जो अभी आसिफ बाजवा साहब ने बात की, मुझे उससे ताजुब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस वक्त आपने 8 फरवरी का इलेक्शन देखा, उससे पहले आपने पंजाब के इलेक्शन देखे, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और उनके रिजल्ट्स क्या हैं। इस वक्त फस्तायत की हुकूमत है, फस्ताई हुकूमत है और मशीनरी भी उनकी है। फिर आपको पता है फॉर्म 47 के भी बड़े एक्सपर्ट हैं। ये हमें बिल्कुल अचंभे की बात नहीं है। उनकी लीड 25 क्या, आप 2 सिफर लगा के उसको 50 कर दें,
अच्छा, ठीक है? फरफ साहब, फॉर्म 47 वालों ने जंग जीती है इंडिया से, ये जरा देख नहीं लें। जी, फॉर्म 47 वालों ने जीती, वो फौज ने जीती है। तो फिर 47 पे जिताया किसने, ये भी आज इंकशाफ कर नहीं, देना। नहीं, मेरी बात सुने, वो उन्होंने अपना रोल अदा किया है जो ठीक उनका है। फॉर्म 47 बनाना उनका रोल नहीं है। ये हमारी जो इख्तिलाफ है या जो जंग है, वो इस निज़ाम के लिए हमने फौज को अप्रिशिएट करते हैं और हमने बड़ा उस काबिल सताइश उनका वो कारनामा है, और ठीक, यही उनका रोल बनता है। अच्छा, अब आ जाए इलेक्शन की तरफ। मुझे बताएं कि आपके कैंडिडेट कौन है वहां पे? हमारे जी खाविर मोहम्मद साहब हैं, निशात यानी ये नहीं, कौन कौन? नहीं, फाखिर निशात फाखिर। फाखिर फाखिर। निशात। अच्छा, ये वो उल्टा खेत बार ले हैं ये उससे। फाखिर निशात गुम्बद। असल में आपकी जो अच्छा, ये जिस तरह पीटीआई वाले बात कर रहे हैं, फिर तो आप मुझे पहले ही पता चल गया कि हार आपकी हो गई है, ये मुझे लग रहा है। वैसे ग्राउंड रियलिटी से बात करें तो हम जीते हुए हैं, बाकी वो जो इनकी टेक्निक्स हैं वो आपको पता ही है, उसमें फिर हम तो हमें टेक्निक्स भी जरा बता देना क्या है। फॉर्म 45 को 47 में बदलना, ठीक है जी। उसके बाद फिर वो जो इनकी जो पूरी मशीनरी इस वक्त हुकूमत में बैठे, ये वही हल्का है जहाँ धुंध पड़ी थी, जहाँ धुंध में अगवा हुए थे लोग। नहीं, मेरी बात मुकम्मल होने, सारे मिनिस्टर्स वहां पे पहुंचे हुए हैं और जो कि कैंपेन्स कर रहे हैं। हुकूमती वजीरों को तो नहीं उनको वहां पे होना चाहिए, लेकिन इस वक्त पूरा फोकस जो है ना, पूरी हुकूमत और हमारे मुख्तलिफ हल्के भी जोर लगा रहे हैं। ये अब उनसे बात कर लेते हैं जिनके ऊपर आप फॉर्म 47 का इल्जाम लगाते हैं। कर्नल साहब, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ अपना फॉर्म 47 का इल्जाम लगता है, तुसी नुमाइंदगी कर रहे हो अपने बेशक रिटायर्ड हैं आप, लेकिन कभी फौजी रिटायर्ड नहीं होता, हम मानते ही नहीं है, क्योंकि अगर जंग में जरूरत पड़ जाए तो आपको बुला लिया जाता है। ये हमें तो पता है, खबर है इतनी, अब आइन का आपको पता होगा कि बुलाया जा सकता है। बुला लिया नहीं जाता, खुद जाने को। अच्छा, खुद जाने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस टाइम जो सूरत हाल आपको नजर आ रही है, दोनों मौजूद हैं नुमाइंदे मुस्लिम लीग नवाज के भी, अपना पीटीआई के भी, लेकिन बात भी पीटीआई आप लोगों से करना चाहती है, अंदर से पैगाम भी आता है कि जी हमारे साथ बात कर लें, इमरान क्या गिव करे कि आप हमें उसको रिहाई दे दें। फिर फॉर्म 47 का इल्ज़ाम भी आप लोगों पे लगाते हैं और हमारे चीफ साहब के बारे में भी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करते हैं। ये जो चीज़ें हैं, इनका क्या लिंक बनता है कि आप सियासी जमातें आपस में जो मर्जी करें, फौज के ऊपर क्यों बार बार चढ़ दौड़ते हैं? देखें, जो आपने बात की ना इल्ज़ाम तराशी की, वो कंडीशनल होती है। ये बड़ी एक अगर आप इसको एनालाइज करें ना पीछे से, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम को ना पूरा को आप देखें तो दूसरी पार्टियां भी करती रही हैं। जब उनका टाइम था वो ट्रोल करती रही, वो क्रिटिसाइज करती रही हैं, और अपने टाइम पे जब उनको वीक पोजीशन में थे वो लोग, और अब ये कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे जहन से जो बात है वो ये है कि फौज को इस चीज़ से अलग रखना चाहिए। ठीक, बिल्कुल, नंबर वन। नंबर टू, जो आपने अभी हालिया जंग में देखे हैं, हालात देखे हैं आपने, तो अगर मैं ये एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि किसी ने भी पार्टी वाली पोजीशन नहीं इख्तियार की हुई थी जब जंग हो रही थी। अच्छा कर्नल साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि फौज इंडिया के साथ लड़ रही है और पीटीआई फौज के साथ लड़ रही है? नहीं, देखें, मैं फौज की बात जहां तक उस जंग की बात करूंगा उसमें नहीं थी ऐसी कोई बात। उस वक्त एज ए होल नेशन उनके साथ थी। ये मतलब इसमें ना पीटीआई ना कोई और पार्टी, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस वक्त आप देखें तो कोई भी, मतलब मैं अगर किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक्स फौजी होना अलग बात है, अदरवाइज बात कर रहा हूँ, 15-16 साल हो गए मुझे रिटायर हुए हुए। तो इसमें कहने का मकसद ये कि मैं उस वक्त पाकिस्तानी था, चाहे कोई भी रोल था मेरा, सियासी था नहीं था, व्हाट्सएवर। नंबर एक। नंबर दो, अभी आपने बात की कि जी बुला लिया जाता है, आप यकीन करें कि जितने भी ऐसे रिलेटेड लोग थे ना, फौज से रिलेटेड, चाहे किसी रैंक में भी थे, वो खुद जाने को तैयार थे। बिल्कुल ठीक। नंबर तीन, अपने साथ वो अपने खानदान को ले जाने को तैयार। बिल्कुल ठीक। और बिला तशरीह, बिला तफरीक वो ये हाजिर थे कि जी हमें चाहे कहीं पे भी भेजा जाएगा। अच्छा, फिर हम करने को। अच्छा, फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर इस तरह का जज्बा जिस अपना इदारे में है, तो फिर तनकीद से मुबर्रा नहीं होना चाहिए, तनकीद एग्जेम्प्टेड नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें दोनों साइडों की बात करूंगा कि यदि किसी को इस तरह से, अभी एक अखबारी नुमाइंदा था कोई
टीवी का कोई प्रोग्राम कंडक्ट करने वाला, उसने एक बयान दिया कि जी फ़ौज की जो कमांड है वो इमरान खान के खिलाफ है। तो वो कौन होता है कहने वाला? मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। ये ऐसा सवाल है, ये ऐसी बयान है कि खामखा एक बंदा दूसरे को जब इस तरह की बात करेगा तो ये कुछ और उसके मतलब निकालेंगी, आप कुछ और मतलब निकालेंगे, बाजवा साहब कुछ और मतलब निकालेंगे। मेरा पॉइंट है इसको तो आप शरारत कहेंगे। यही मैं कह रहा था, ये इन्वॉल्वमेंट करने की बात होती है। इसको मैं इसलिए बात, ये मुझे नहीं पता कि किसने किया, लेकिन सुनने में आया कि ऐसी कोई बात हुई है। मैं कोई बहुत ज़्यादा सियासी बंदा नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी, बेसिकली मैं पाकिस्तानी हूँ और उसमें मैं हाजिर हूँ पाकिस्तान के लिए। मेरा यही मशवरा है कि देखें, अगर फ़र्ज़ करें इस वक्त पीटीआई, इमरान खान या उसकी पार्टी, अगर कोई प्रेशर है, कोई उनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर डाला गया है कि वो कुछ ज़्यादतियाँ की गई हैं, वो भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी चाहिए वो रिलीफ लें, उस तरफ से भी रिलीफ होना चाहिए उनको, और पीटीआई की तरफ से भी एक गेस्चर आना ऐसा यानी चाहिए कि मिलजुल के बैठे मुल्क के लिए। हाँ, मुल्क के। और इसमें देखें, अगर पीटीआई समझती है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, उसका अजाला किया जाना चाहिए मुज़ाकरात। बाजवा साहब के पास चलते हैं। बाजवा साहब, मुझे ये बताएं कि कर्नल साहब बड़ी मासूमियत के साथ, जिस तरह की वो शख्सियत है, इनोसेंट शरीफ आदमी, उसी तरह की उन्होंने बात कर दी है। अब अपना कर्नल साहब कह रहे हैं कि ये मिलजुल के बैठें, तो मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्योंकि इमरान खान तो अंदर से आवाज़ दे रहे हैं अपनी बहन के ज़रिए और अली जफ़र के ज़रिए कि मैंने बात सियासी लोगों से करनी नहीं, मेरे इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। तो आप धुंध वाले हल्के से हैं जहां वो संदूकड़ियां गायब हुई थी और धुंध में लोग गायब हुए थे, जो अपना वहां पे जो इलेक्शन कंटेस्ट करवा रहे थे, जो वहां ऑफिसर्स थे वो भी गायब हो गए थे और बड़ी तगोदो के बाद वो मिले थे ढूंढने से। तो आप उस हल्के से हैं, तो इसके बावजूद कर्नल साहब की मासूमियत जो है वो तो उनकी डिमांड तो दुरुस्त है, लेकिन अगर मैं ना मानूं वाली रेट अंदर से आ रही हो, दोनों तरफ रट जो है कि जी मैं अपना फौज के साथ ही बात करूंगा, मैं सियासतदानों से नहीं करूंगा, तो फिर आप किधर जाएंगे? देखिए, आपके सामने जो बानी पीटी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। जब उनको किसी के साथ मुफादात उनके वाबस्ता होते हैं तो फिर उनकी स्टेटमेंट और होती हैं, और जब वो मुफादात वाबस्ता नहीं होते तो उनकी स्टेटमेंट्स और होती हैं। वो कहते हैं ना उर्दू में, एक दफा का जिक्र है, एक दफा का जिक्र है कि इन्होंने ये फरमाया कि दूसरी जंग अजीम में जो उस वक्त के जनरल थे जिनकी उस वक्त बड़ी जरूरत थी यूके के जनरल की, तो उन्होंने कहा कि हम इनको एक्सटेंशन देने की बात हुई, तो उन्होंने कहा ना हम एक्सटेंशन देंगे, और उन्होंने कहा कि ना मैं एक्सटेंशन लूंगा, मेरे मुझसे बाद वाले जो आने वाले हैं वो भी मेरे जितने ही कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन एक दफा का, लेकिन आपने देख ये हाँ ये कई दफा होता है ना इस तरह, ये कई दफा आगे चले। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी, और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि अब मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि आपकी गवर्नमेंट जाएगी, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको लाइफ टाइम जो है ना एक्सटेंशन देने को तैयार हूँ। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी गवर्नमेंट जो है वो जनरल बाजवा ने और जनरल फैद हमीद ने जो है ना ये खत्म किया, और उससे पहले कहते थे कि जनरल बाजवा जो है वो बड़े जमहूरियत पसंद है, और जो जनरल फैद है वो बड़े, हम तो ये सुनते थे बाजवा डॉक्ट्रेन। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे बाजवा ने ना और इसने जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया और ये मेरी गवर्नमेंट को गिराया। फिर कभी उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अमेरिका ने कहा कि ये साइफर है और उस वजह से गवर्नमेंट गिराई गई। हालांकि मैं सिर्फ याद कराना चाहता हूं कि जब उनकी गवर्नमेंट गिराई गई, या गिराई नहीं गई, वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस आया, और अपनी ही उनकी जो जमात थी, उनके इलेक्टेड एमएनएस थे, उन्होंने उनको वोट ना दिया और सपोर्ट ना किया जी, और उनके खिलाफ वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो गई। तो मैं ये समझता हूं कि बानी पीटीआई का वतीरा ये है कि वो ये उनकी एक दफा का जिक्र है, उन्होंने ये भी फरमाया था कि मैं उसको लीडर ही नहीं मानता जो अपनी बात से फिरे ना, मतलब उनके नजदीक बेईमान होना, झूठ बोलना और बात करके मुकर जाना और बात से डिसऑन कर जाना, ये उनके नजदीक कोई बड़ी बात एक लीडर की खूबियां हैं। ठीक। तो अगर आप ये समझते हैं कि क्या इस लेवल का आदमी जो पिछली बात को छोड़ दें सर के वो कोई प्ले बॉय था
या कोई किसी का कोई फलां केस था या अमेरिका में क्या था, अदालत ने वो क्या उनकी कहा, निजी जिंदगी है, जाती जिंदगी है, वो निजी जिंदगी है, उसको छोड़ देते हैं सर। ठीक है। लेकिन क्या एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये इस तरह की बातें करनी चाहिए, या किसी एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को जो आइंदा भी ये उम्मीद लगा के बैठा हो कि मैंने आइंदा भी इस पावर में आना है? बागडोर से नहीं, ये पूछ लेते हैं जी, फरद साहबा मौजूद है, इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। फरद खालिद साहबा, आसिफ बाजवा साहब ने जो बात की है कर्नल साहब के बाद, वो उसकी लॉजिक तो बनती है, जो जज्बात हैं अपने लीडर के लिए इनके, मैं चाहता हूं कि वो एक्सप्रेस करें, बताएं कौम को कि उनके अंदर इस वक्त क्या पक रहा है, समड़ियाल के हवाले से भी बताएं और अभी उनका जवाब भी बाजवा साहब का दे दें जी। समड़ियाल के हवाले से तो मैंने रोशनी डाल दी है कि बाई इलेक्शन है और हुकूमत भी इनकी और मशीनरी भी इनकी, फॉर्म 47 भी इनका, ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं कि पीटीआई ने ये सीट विन की हुई है। अब जो रिजल्ट्स आने हैं वो 20,000 हों, 25,000 हों, ये 2 सिफर और भी लगा दें, कोई बात नहीं, तो हमारे लिए कोई चंबे की बात नहीं है। नहीं अब, तो ये जो एडवांस आप पहले ही वो धांधली का शोर आपको नजर आ रहा है कि जी धांधली, तो फिर ये तो कोई अच्छी बात नहीं ना, इलेक्शन तो हो लेने दें। देखिए जी, मैं शोर नहीं, मैं तो जो हालिया वाकयात की जो रोशनी में मैं बात कर रही हूँ, जो होता आया है, मैं तो उस पर बात कर रही हूँ। अच्छा, फिर वो भी बात कर देना जो उन्होंने आपके लीडर के बारे में बात की है, एक दफा का जिक्र है। हाँ जी, वो जो मेरे लीडर के बारे में बात करते हैं कि वो यू टर्न के बड़े वो हैं, चैंपियन हैं, और वो अपनी बात से मुकरते हैं। आप जो यू टर्न वो लेते हैं ना, इमरान खान वो वाहिद लीडर है तारीख का जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो ठीक नहीं होती तो वो उसको यू टर्न नहीं कहते, आप अपनी करेक्शन कर सकते हैं, और ये उसका बड़ापन है कि वो इस चीज का एतराफ भी करता है और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है। लेकिन इस यू टर्न से मुल्क को नुकसान क्या क्या हुआ है? आप देखें, असद उमर खान साहब ने कहा जी मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास जाना पड़ा, वो लेट कर गए, उसका खमियाजा आज तक हमें भुगतना पड़ रहा है। इस तरह के यू टर्न जो है फिर जनाब बड़ी मेहनतों और मुशक्कतों के साथ अपने लोगों को भेजा IMF के पास। देखिए, वो जो IMF की बात कर रहे हैं ना, अब उस वक्त तो इसाक डार साहब भी कहते थे कि हम IMF के पास मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं जब आऊंगा मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसाक डार जितना लीडर समझते हैं, इमरान एक बड़ा लीडर है, बिल्कुल लीडर है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इमरान खान जिस विजन के साथ आया हुआ है ना, उसका ये स्टांस यही था कि मैं इस मुल्क को IMF की कशकोल से निजात दिलाऊंगा। उसकी एफर्ट्स हैं, लेकिन क्योंकि ये मुल्क को उस हालात में छोड़ के गए हुए थे, देखिए एक बंदा कोशिश करता है कि ये चीज़ हम ना अवेल करें, लेकिन एवेंचुअली अगर अवेल करनी पड़ी तो उसमें जो साबका हुकूमतों जी आपके पास आ रहा हूँ बाजवा साहब, ठीक है, और जो शमसी साहब जी प्लीज बाजवा साहब, अगर कोई मेरा क्वेश्चन ले लें, जरा एक क्वेश्चन ले लें जी प्लीज, जरूर, श्योर। मेरी बहन ने ये कहा कि इमरान खान की जो सियासत है वो मुल्क के लिए है, जाती मुफाद के लिए नहीं है, वो मुल्क को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। मैं बड़े अदब से, मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, मैं ये जानना चाहूंगा कि मुझे वो बातें गिनवा दें, कोई कानून साजी गिनवा दें या कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई इस तरह का कोई कामयाबियां गिनवा दें जिन्होंने मुल्क की बेहतरी के लिए अचीवमेंट्स गिनवा दें। जी ठीक है। देखिए, सबसे पहली उनकी जो अचीवमेंट है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद किया। UN फोरम पे जाके उन्होंने जो स्पीच की, अपने मुल्क के लिए की, अपने मज़हब के लिए की, और उसका आज दुनिया में जो सबसे ज़्यादा UN फोरम पे देखे जाने वाली स्पीच वो इमरान अहमद खान न्याजी की है। उनका दूसरा कंट्रीब्यूशन जो है, बल्कि वो पहला होना चाहिए, उन्होंने इस कौम को शऊर दिया। उसके बाद से अगर आप प्रोजेक्ट्स वाइज बात करते हैं तो वो इतने ज़्यादा हैं कि मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। उसमें मैं सीधा आपको बता देती हूँ कि 10 लाख का कार्ड उन्होंने अपनी आवाम को दिया कोविड के दिनों में। उन्होंने अपने जो ये लंगर खाने बनाए, ये सराय, ये मैं कहती हूँ किसान प्रोग्राम, नौजवान प्रोग्राम, और सबसे बड़ी मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो सड़कें होती हैं ना, जो नून लीग का वतीरा है कि हम सड़कें बनाएंगे, ये आपके प्रोजेक्ट्स ये हैं, क्योंकि इसमें ठीक है लेट मी कंप्लीट, इसमें किकबैक भी है, इसमें सरिया भी है, सब कुछ है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट जो होती है ना, जो लीडर होता है ना, वो इंसानों की जिंदगी जो होती है, हेल्थ, एजुकेशन,
उसके ऊपर बात करता है। ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जी जी कंस साहब के पास चलते हैं। फॉलोड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट। ये दोनों अपना सियासी जो हमारे बैठे हुए हैं मेहमानान गिरामी, उनकी आपने बात सुनी है, नून की भी पीटीआई की भी, ये कि इनका राइट बनता है अपनी अपनी पॉलिसीज़ को जो है इंडोर्स करना, उनके लिए दाद वसूल करना, कौम को बताना, ये लीडर का होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि अपनी अपनी पॉलिसीज़ ज़रूर डिस्कस करें, अपना प्रोग्राम ज़रूर दें, अपने अज़ाइम ज़रूर बताएं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर जो दुश्मन तराजी करते हैं, गाली गलोच करते हैं, जो ऐसे इल्ज़ामात लगा देते हैं जिसका वजूद कोई नहीं होता और बाद में शर्मिंदा फिरते हैं, इसके बारे में आप बताएं। मेरा आज के प्रोग्राम में ये ज़्यादा फोकस है। देखें, मैं यही बात अभी आप जब कर रहे थे तो उससे पहले मैडम और बाजवा साहब जो इनकी डिस्कशन चल रही थी, मैं जो पॉइंट यानी मेरा जो ज़ाती नज़रिया वो ये है कि अगर आपने सियासत करनी है तो दूसरे को बुरा कहने के बजाय आप अपनी अच्छाइयाँ बयान करें। मतलब ये पूछने के बजाय कि जी आपने क्या अच्छा काम किया या हम बताते हैं क्या बुरा काम किया। अगर ऐसी चीज़ें गिनते रहेंगे तो फिर ये इसी तरह ही रहेंगे हालात, इससे बुबारश ही होंगे। दूसरा, अगर आप समझते हैं कि उसने बुरा काम किया है तो अपने जो लीडरान हैं उनको भी उसी कैटेगरी से, उसी एंगल से डिस्कस भी करें कि उन्होंने क्या क्या किया। तीसरी बात, मैं ये इम्पार्शल होकर बात कर रहा हूँ, जी जी प्लीज, कोई सियासी नहीं। इमरान खान के 3-3.5 साल थे, इनकी हुकूमतें 30 साल तक चलती रही हैं, तो 3-3.5 साल को 30 साल से डिस्कस करना, बराबर करना, या वो बहुत एक मतलब ऐसी चीज़ है कि 10वां हिस्सा और 1 हिस्सा आप बराबर तस्वर करें। मतलब ये बहुत एक बड़ा फैक्टर है जिसको कि आम बंदा रियलाइज नहीं करता। प्रेजेंट गवर्नमेंट को 3 साल हो गए, जो प्रेजेंट रिजीम चल रही, आप इस प्रेजेंट रिजीम को ही देख लें। इमरान, अगर आपने डिस्कस करना है तो इस 3 सालों को और इमरान खान के 3 सालों को पर डिस्कस करें, यानी बराबर तो रखें ना। ठीक, 30 साल और 3 साल, नो कंपैरिजन, ठीक है, उसमें बहुत टाइम मिला। अच्छा कंस साहब, यहाँ जो 30 साल का आप इस्तेमाल करते हैं जुमला खान साहब वाला, 3 साल तो नहीं, उसमें 30 साल वाला जो जुमला इस्तेमाल करते हैं ना, ये जो दूसरी गवर्नमेंट्स का, तो उसमें आप परवेज मुशर्रफ के दौर को क्यों नहीं ऐड करते? सारे सर देखें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, नहीं देखिए, क्योंकि जो इनके पास तो 2-2-2.5 साल की मोहतरमा के साथ गवर्नमेंट आई, 2.5 साल बाद उसको टॉपल कर दिया, फिर नवाज शरीफ मेरा पॉइंट देखें, प्लीज, मैं जी जो आपने, वजीर आजम ने अपनी मुद्दत कभी पूरी नहीं की, देखें असेंबलियों ने अब पूरा करना शुरू कर दिया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि 30, मतलब उनको किसी भी गवर्नमेंट को मौके मिले। आप देखें पीपल्स पार्टी के सिंध में कितना टाइम हो गया, प्रेजेंटली देख ले 15 से 20 साल होने वाले, ठीक है, कंटिन्यूअसली। अभी भी मेरे अजीज कराची में, जिस तरह केपीके में भी अपना इनको पीटीआई को 15 साल ठीक हो गया ना। जी जी। तो मेरा पॉइंट ये कहने का कि अगर इस तरह कंपेयर करेंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि यही मैं बात उस वक्त भी कर रहा था कि यानी दोनों तरफ थोड़ा सा आप बराबर रखें। अगर कोई किसी ने इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ ज्यादतियाँ की हुई है तो वो भी आगे आए, माफिया मांगे या कंप्रोमाइज करें या उसका अजाला करें। इसी तरह अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अपोजिशन के साथ या पीटीआई के साथ ज्यादतियाँ की हुई हैं तो मतलब देखिए, ये मैं उनकी कोई खुदा ना खास्ता बुराइयां नहीं कर रहा, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि जब मिल बैठेंगे और जब करके, अगर हैं तो करनी भी चाहिए। नहीं देखिए हैं सर, मैं कर्नल साहब की बात का जवाब जी जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मेरी बात सिर्फ मुकम्मल कर लेने, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। भाई साहब मेरी एक बस जी जी प्लीज प्लीज, मेरा पॉइंट सिर्फ पाकिस्तानी होने की बात कर रहा हूं कि आप आपस में जब एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे ना तो अच्छा भला भी कहें, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, दोनों की बराबर बातचीत करें ना। आप कहें हमसे जाती हुई है, हम उसका अजाला करने को तैयार है, वो कहें हाँ, तो जब आप एक नुक्ते पे पहुंचेंगे एज ए पाकिस्तानी पहुंचेंगे, नॉट एज ए पार्टी के किसी मेंबर के तौर पे, तो आप खुद ही आपकी सोच में भी फर्क आएगा और दूसरे के लिए जो आप सोचेंगे ना वो लामुहाला पॉजिटिव होगा। बिल्कुल ठीक है। और इसमें एक ही सिर्फ आखिरी जुमला वो ये कि जो प्रेजेंटली गवर्नमेंट में होते हैं ना, पावर में होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है। ठीक है, और मैं यही कहता हूं कि गवर्नमेंट में जो होता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, पेशेंस और सब्र उसने दिखाना होता है। और हमने देखा, मैं बाज़ औक़ात जब तनकीद करता हूं तो बड़ी ट्रोलिंग करते हैं पीटीआई वाले, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने उस दौर में देखा है जो कुछ हुआ है, राना सनाउल्लाह के साथ जो कुछ हुआ, सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ, या दीगर लोगों के साथ जिस तरह से
उनको रगेदा गया, झूठे मुकदमात बनाए गए, और मेरे जैसे बंदा नाचीज को भी एक बेदर्द शख्स को प्रोग्राम करने से रोक के उठा लिया गया, अपना पीटीवी का प्रोग्राम जो है वो मुझसे छीना गया। ये चीजें जाती नौयत की हैं, इसलिए मैं कभी इसको डिस्कस नहीं करता। लेकिन बाजवा साहब चूंकि जवाब देना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा जरूर जवाब दें। आज भी कोई मैं खुश नहीं हूं मुस्लिम लीग नवाज का कोई सहाफियों के साथ या अपना कोई आम लोगों के साथ कोई बहुत अच्छा रवैया नहीं है, या लोगों की भूख अफलास बेरोजगारी को खत्म नहीं हो गई। लेकिन सहाफत का काम ही है कि जी जो जहां पे नाकामी है उसको डिस्कस करना, एप्रिसिएशन भी हम देते हैं। बाजवा साहब, कर्नल साहब का जवाब दे लें, फिर आगे बढ़ते हैं। जी बाजवा साहब। कर्नल साहब आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, आपसे सीखने को बहुत चीजें मिली, और यकीनन मैं कोई जैली और झूठी तारीफ नहीं कर रहा। इट इज फैक्ट कि आपने बहुत खूबसूरत बातें की, और आपका यही कैलिबर था जो मेरे जहन में था। आपने बहुत खूबसूरत बातें की। अब मैं एक आपको जवाब देना चाहूंगा कि ये दुरुस्त बात आपने की कि कंपैरिजन किसी एक टाइम पीरियड का करना चाहिए। तो 15 साल के पीके में उनकी हुकूमत है उसका, और 15 साल में पंजाब गवर्नमेंट का कंपैरिजन कर लें, आपको सब आंखें खुल जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात करने जा रहा हूं कि 2018 में गवर्नमेंट आई पीटीआई की, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 4 साल तक वो रहे। जितने एडवांसेस इन्होंने इन 4 सालों में लिए, 1947 या 65 के बाद या 70s के करीब पाकिस्तान ने लोन लेने शुरू किए, तो जितने लोन तमाम गवर्नमेंट्स ने 2018 तक लिए थे, इन साहब ने इन 4 सालों में उनके बराबर एडवांसेस ले लिए IMF के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए। नंबर 2। नंबर 3, बात करने की, देखने की बात है कि हम इलेक्शन कैंपेन में क्या बात करते हैं, और जब किसी को गवर्नमेंट मिलती है इलेक्शन के बाद तो वो क्या करते हैं। 2013 के इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम ये लोड शेडिंग को कंट्रोल करेंगे और दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। तो उन्होंने 2013 से लेकर 18 तक दहशतगर्दी को भी आपके तावन से, अवाम के तावन से, अल्लाह के फजल करम से जो अजरबे अज़्ब शुरू किया आपने, तो दहशतगर्दी पे भी काबू पाया, और जो लोड शेडिंग थी जो 20-20 घंटे 22 घंटे थी उसको भी 0 पे ले आए। अब मैं बात करूंगा एज कंपेयर्ड विद पीटीए गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ रुकिए, इन्होंने लेकिन बाजवा साहब यहाँ पे जरा रुकिए। अब नहीं, एक मिनट, मैंने बात खत्म करने जा रहा हूं। जी प्लीज। इन्होंने कहा था कि 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, और IMF के पास नहीं जाएंगे। मुझे ये बताएं कि क्या इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां दी, 50 लाख घर दिए? तीनों कामों में तजाद है। लेकिन थोड़ा मेरे सवाल का भी जवाब दे दें, क्योंकि हर चीज गुडी गुडी आपने बता दी, लेकिन ये भी तो बताएं ना कि आपने 7 रुपए बिजली सस्ती की, फिर 3 रुपए पहले की, लेकिन उसका रिलीफ ये जो मौजूदा बिल आए हैं उसमें हमें नजर नहीं आया। लोगों के बिल उसी तरह भारी भरकम है, उसमें कोई रियायत नहीं है 7 रुपए वाली जो अनाउंस हुई है, जिसका नोटिफिकेशन हुआ। नहीं सर, ये मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो मेरा भी बिल आता है, आपका भी आता है, 7 रुपए 40 पैसे। आप किसी जो एक्सपर्ट है उनसे पूछ लें, 7 रुपए 40 पैसे डिस्काउंट करके, डेबिट करके उनका रेट लगाया गया है, पुराने रेट नहीं लगाया गया। नहीं, लेकिन अगर मैंने कंपैरिजन इस तरह किया है, ये बड़ा सेंसिटिव मौजू है सर, इसको मैं इसलिए आपके नॉलेज में दे रहा हूं कि इसको अपने हुकामे बाला के साथ अंडर डिस्कशन लाएं। हम तो प्लेटफॉर्म से बात कर ही रहे हैं। जिस बंदे का पिछले साल मई में मिसाल के तौर पे 40,000 बिल आया था, उसकी उतनी ही खपत है, उतनी ही रिहायश है, उतने ही मामलात हैं। आज उसका अगर 47,000 आया तो वो क्यों आया? नहीं सर, उस तरह ये है कि हमने ये मई और जून नहीं देखना, हमने देखना है कि उससे कंज्यूम्ड यूनिट्स कितने हैं। मैं वही के साथ बात बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूं जी। मैं अब फरज साहब के पास चला जाऊं। जी फरज साहब। जी ठीक है। जी आसिफ बाजवा साहब ने बहुत सी बातें की हैं, अब उसमें से मैं जितनी भी एड्रेस कर सकूं। जी जरूर करें। 2013 में
नून लीग की जब हुकूमत आई तो उन्होंने बिजली दी और दहशत गर्दी ख़त्म की। वो जो बिजली दी उन्होंने, वो आज भी हमारे पल्ले पड़ी है। IPPs के जो उन्होंने मंसूबे लगाए हैं, वो जिस तरह से लगाए हैं, वो आज उसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? पाकिस्तानी अवाम भुगत रही है। दूसरी बात जो दहशतगर्दी, वो मैं आपकी बात को बढ़ाता हूँ। बाजा साहब, तुहानू पुराने गाने बड़े पसंद है। नाहिद अख्तर का गाना सी, वो तुहानू याद होएगा, वो बिजली के बारे सी, हथ लावी ना वे मुंडिया करंट पऊगा, याद है? क्या बात तो वो वाला हाल है आज हमारी आवाम का, मेरा भी। वो बिजली कहती हाथ ना ला सानू। तो ये इनकी वो जो है ना मेहरबानियां जो 2013 में हुई है ना, वो आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और जहां तक इमरान खान की बात करते हैं जी, बहुत कर्जा। मैडम, बिजली तो आपने भी बड़ी महंगी की थी। देखिए, हमने क्यों महंगी की थी? हम अभी कर्नल साहब ने जो आपको बात की है ना, मेरा ख्याल है उन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया कि 3.5 साल की हुकूमत का आप मुआवजा कर रहे हैं कि जब वो 30 साल हुकूमतों से जब इमरान खान ने हुकूमत ली है, खजाना खाली था। और जब वो छोड़ के गया है, आप भी जानते हैं कि खजाने में कितने पैसे थे या कितना वो फंड था, और कोविड का ज़माना था। ये जो हम आपस में एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं ना, ये तनकीद बराए तनकीद, ये को हल नहीं है। इस वक्त मसला ये मुल्क की बात आप करें, आप इदारों की बात करें, आप अपने रोल की बात करें। आप पार्लियामेंट में आए हुए हैं, आप 26वीं आईनी तरमीम आपने जो की है, आपने इदारे मफलूज किए हुए हैं, आपने अदालतें मफलूज किए हुए हैं, जजेस को मफलूज किया हुआ है। आप क्या बातें कर रहे हैं? मतलब आप मुल्क के लिए बात करें, अदारों की बात करें। आप एक जाती जो कुर्सी जो है ना, सिर्फ ये है कि ये हमारे पास रहे। और जो इस वक्त आप हुकूमत कर रहे हैं, ये एक जाली हुकूमत है, ये इंटरनेशनली सारे सर्वेज हैं, ये इसमें आप किसी को झुटला नहीं सकते। तो खुदारा कौम की बात करें, लोगों के बारे में सोचें। ठीक है, अच्छा जी, कल साहब कौम की बात करें, क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी सेशन चल रहा है, तो कौम की बात करें, मुल्क की बात करें, लोगों का एहसास करें। बात तो दुरुस्त है फरद की। सर देखिए, मैं यही पहले भी इसी तरह के कमेंट्स मेरे हमेशा ही ऐसे होते हैं। मैं क्योंकि मैंने आपको बताया मैं कोई सियासी बंदा नहीं हूँ। हमने देखा पाकिस्तानी तो है ना। आप नहीं, आप इनवाइट करते हैं तो एज एक पाकिस्तानी के तौर पे मैं आता हूँ यहाँ पे, और फौज से क्योंकि रिलेशन है, इसलिए मुझे थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ती है अपने बातचीत करने में, ताकि कहीं ये कोई इसको कोई फौज का मौक़िफ़ ना समझ लिया जाए। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। देखें, ये बात के फलां ने ये किया, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि गलतियां हुई हैं, अगर की गई हैं, हुई हैं, दूसरों ने करवाई हैं। आप सबको एक तरफ रखें, अपनी गलतियां माने। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसकी, अगर किसी के साथ आपने ज्यादती की है, मतलब मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कोई एक यानी कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं कोई बहुत मेरी पोजीशन होल्डर है या मैं, लेकिन मैं फिर भी अगर मुझे किसी हैसियत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है तो मैं PTI, PML एंड PPP, मैं उनके आगे हाथ जोड़ के सबके सामने जाने को तैयार हूँ कि भाई पाकिस्तान के लिए आप कम से कम इकट्ठे हो जाएं। और देखिए, आपको मैं बड़ा एक छोटी सी बात बताता हूँ, और आपको पता भी है इस बात का, मुख्तसर भी है और पता भी है कि आप रोज देख रहे हैं कि किस तरह हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। ठीक, चाहे वो फौजी हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो सिविल बंदे हैं, चाहे वो मिसाइल से मारे जा रहे हैं, चाहे वो किसी दहशतगर्दी में मारे जा रहे हैं। खुदारा उनका ख्याल करें। बिल्कुल ठीक। और इसमें ये एक और सिर्फ एक आखिरी बात कि जो इदारे का बंदा जब कोई शहीद होता है ना, तो इदारा थोड़ा बहुत उसको हेलीकॉप्टर करता है, कंपनसेट करता है। आर्मी करती है, एयरफोर्स करती है, नेवी करती है, पुलिस भी बहुत हद तक कर लेती है, FC वगैरह। लेकिन जब कोई आम सिविलियन बेचारा मारा जाता है, उसका कोई पुरसा नहीं, पूरा कुनबा तबाह। आप यकीन करें कि पूरे कुनबे मिनतों पे आ जाते हैं कि उन्हें रोटी नहीं मिल रही होती। बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ का, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब और हमारे फरद खालिद साहबा और आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद रहे। बेहद ममनून हूँ उनका कि प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। बात फिर वहीं पे आती है कि इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है, कौमी यकजहती बहुत ज़रूरी है। अगर इसको फ़रोग़ दे सकते हैं, जितना दे सकते हैं और जितनी जल्दी दे सकते हैं, क्योंकि ये इमाम हुसैन का एक कॉल है कि जितनी देर से उठोगे उतनी ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो लिहाजा जितनी जल्दी हम यकजहती में आ जाएंगे, जितनी जल्दी हम इत्तेहाद उम्मत में आ जाएंगे, पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद को हम बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे, उतनी ही जल्दी
हम जो है वो कामयाबी की तरफ रमा दवा होंगे। आज तक के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।